नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है कक्षा 12 रसायन विज्ञान का वैद्युत रसायन चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें आपको वैद्युत रसायन के परिचय के बारे में पढ़ाया गया है। उसके बाद जो है आपको आगे पढ़ाया गया है वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में। ठीक है, वैद्युत रासायनिक सेल में आपको डेलियल सेल, गैल्वेनी वोल्टेज सेल के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो है आप आगे जो है सेल कैसे वर्क करता है इसके बारे में पढ़े हैं। ठीक है, फिर गैल्वेनी सेल के बारे में आप अलग से फिर से पढ़े हैं। इलेक्ट्रोड विभव के बारे में आपको बताया गया है, इलेक्ट्रोड विभव कैपिटल ई। ठीक है, उसके बाद जो है आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताया गया है। ठीक है, और लास्ट में आपको बताया गया था सेल विभव के बारे में। ठीक है, सेल विभव तक आपको कंप्लीट पढ़ा दिया गया है। आज आपको एक अगली नई टॉपिक पढ़ाई जाएगी, वैद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित करने की विधि। कैसे जो है वैद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित किया जाता है इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, गैल्वेनी सेल को लिखते समय एनोड को बाईं ओर और कैथोड को दाईं ओर लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब भी गैल्वेनी सेल को लिखेंगे तो लिखते समय एनोड को किधर लिखना है, बाईं ओर लिखना है, और कैथोड को किधर लिखना है, दाईं ओर लिखना है। ठीक है, अब देखो गैल्वेनी सेल को लिखने के लिए धातु और वैद्युत अपघट्य के मध्य एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचकर एवं दो वैद्युत अपघट्य को, ठीक है, यदि वह लवण सेतु द्वारा जुड़े हों तो उनके मध्य दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचकर लिखा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि गैल्वेनी सेल को जब भी आप लिखेंगे तो एनोड को बाईं तरफ लिखेंगे और कैथोड को दाईं तरफ लिखेंगे। ठीक, उसके बाद जो है जब गैल्वेनी सेल को आप लिखेंगे तो धातु और वैद्युत अपघट्य के बीच में एक लाइन खींचेंगे, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। और जब दो वैद्युत अपघट्य जो है यदि वह साल्ट ब्रिज से लवण सेतु द्वारा जुड़ा हो तो उनके बीच में आपको दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचनी पड़ेंगी। ठीक है, देखें ध्यान से, यहाँ पे आप देखो कॉपर सॉलिड और कॉपर आयन है। ठीक है, तो इनके बीच में जो है एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई है। अगर यह साल्ट ब्रिज से जुड़े हों तो इनके बीच में आप देखो साल्ट ब्रिज के लिए दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं। तो यहाँ पे यह जो दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं आप देख रहे हैं यह किसको बता रही हैं, यह जो है लवण सेतु को, साल्ट ब्रिज को बता रही हैं। ठीक है, धातु और या वैद्युत अपघट्य के बीच में एक रेखा खींचते हैं, धातु और वैद्युत के बीच में एक रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। जैसे कॉपर सॉलिड और कॉपर आयन के बीच में एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई है, सिल्वर आयन और सिल्वर सॉलिड के बीच में एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई है। तो इस तरह से वैद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित करते हैं। आगे देखें, इस परिपाटी के अनुसार सेल का ईएमएफ धनात्मक होता है। यह दाईं ओर के अर्ध सेल के विभव से बाईं ओर के अर्ध सेल के विभव को घटाकर दिया जाता है। ठीक है, तो इस परिपाटी के अनुसार अगर चला जाए तो सेल का ईएमएफ क्या होगा, धनात्मक होगा। ईएमएफ सेल का धनात्मक होगा और इसे दाईं ओर के अर्ध सेल के विभव से बाईं ओर के अर्ध सेल के विभव को घटाकर दिया जाता है। तो ई सेल कैसे निकालेंगे, जो धनात्मक होगा तो ई दायां माइनस ई बायां। ठीक है, ई दायां माइनस ई बायां करेंगे तो जो है ई सेल निकलेगा जो क्या होगा, धनात्मक होगा। जैसे देखते हैं एक उदाहरण ई सेल का, ई दायां माइनस ई बायां का। तो देखें यहाँ पर एक सेल अभिक्रिया दी गई है, कॉपर सॉलिड, ठीक है, सिल्वर आयन एक्वस और कॉपर आयन प्लस सिल्वर आयन सॉलिड। ठीक है, अब इसका जो है अर्ध सेल अभिक्रिया आप लिखें, कैथोड पर अपचयन हो रहा है। ठीक है, कैथोड पर अपचयन हो रहा है और एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया लिखें 2 सिल्वर आयन, ठीक है, 2 Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा 2 Ag सॉलिड में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है तो यह अपचयन अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया कहाँ पे होती है, कैथोड पे होती है। ठीक है, तो कैथोड इलेक्ट्रोड पे यह जो है अपचयन अभिक्रिया हो रही है। अब एनोड पे देखें, एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका, कॉपर का। कॉपर सॉलिड जो है वह कॉपर आयन में चेंज हो रहा है, Cu जो चेंज हो रहा है Cu2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अर्थात यह अभिक्रिया कैसी है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण किस पर होता है, एनोड पर। ठीक है, तो कैथोड पर अपचयन हो रहा है और एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है। कैथोड पर अपचयन किसका हो रहा है, सिल्वर आयन का अपचयन हो रहा है सिल्वर सॉलिड में। ठीक है, और एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है कॉपर सॉलिड का कॉपर आयन में। ठीक, तो यह हो गया आपका समीकरण। ठीक है, यह अर्ध सेल अभिक्रिया है, यह भी अर्ध सेल अभिक्रिया है और यह आपकी फुल सेल अभिक्रिया थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया जो है समीकरण 2 और 3
यह जो दोनों समीकरण हैं, यह समीकरण कैसे बने हैं, अगर इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो समीकरण 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया समीकरण 2 और 3 का योग जो है वो क्या होगा, समीकरण 1 होगा, जो क्या है, सेल अभिक्रिया है, और यह दोनों क्या है, अर्ध सेल अभिक्रियाएं हैं। ठीक, और सिल्वर इलेक्ट्रोड, ठीक है, कैथोड की तरह सिल्वर इलेक्ट्रोड किसका काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है, और कॉपर इलेक्ट्रोड किसका काम कर रहा है, एनोड की तरह कार्य कर रहा है। सिल्वर जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का कार्य कर रहा है, और कॉपर इलेक्ट्रोड किसका काम कर रहा है, एनोड का कार्य कर रहा है। सेल अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे, तो सेल को प्रदर्शित करने के लिए देखें तरीका जो है, सेल को ऐसे प्रदर्शित करेंगे, कॉपर सॉलिड जो है कॉपर आयन के बीच में, ठीक है, एक लाइन खींचेंगे, धातु और वैद्युत अपघट के बीच में कितनी लाइन खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं। उसी तरह सिल्वर आयन सिल्वर सॉलिड के बीच में, वैद्युत अपघट और धातु के बीच में एक लाइन खींचते हैं। ठीक, अगर वह साल्ट ब्रिज से जुड़ा हो तो उन दोनों के बीच में 2 लाइन खींचते हैं, तो ये 2 लाइन खींच दिए, अर्थात ये साल्ट ब्रिज से जुड़ा हुआ है। तो इन अभिक्रिया का आप देख रहे हैं कि आप सेल जो है, सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आपको सूत्र बताया गया, ई सेल बराबर क्या होता है, ई दायां माइनस ई बायां, ई सेल बराबर ई दायां माइनस ई बायां। ठीक है, ये आप पढ़े हो, ई सेल बराबर ई दायां माइनस ई बायां। ई सेल कैसे निकलता है, ठीक है, किसी भी सेल का ईएमएफ धनात्मक होता है, कब होगा, दाईं ओर के अर्ध सेल के विभव से बाईं ओर के अर्ध सेल विभव को घटाकर दिया जाता है ई सेल का मान, ईएमएफ का मान। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ई सेल बराबर ई दायां माइनस ई बायां, तो ई सेल बराबर ई दायां, दाएं तरफ जो है सिल्वर आयन ऑब्लिक सिल्वर, सिल्वर आयन ऑब्लिक सिल्वर माइनस, ठीक है, तो यह क्या हो गया, ई दायां हो गया, और ई बायां का, ठीक है, कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर। ठीक है, तो यह हो गया ई सेल बराबर ई दायां मतलब सिल्वर आयन ऑब्लिक सिल्वर, और माइनस ई बायां कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर। ठीक है, तो इस तरह से ई सेल आप लिख दिए इसका। अब आप देखो इसी प्रकार अगर डेनियल सेल पर लगाया जाए, देखे ध्यान से, इसी प्रकार डेनियल सेल में को निम्न रूप से प्रदर्शित किया जाता है। जो भी डेनियल सेल आप पीछे पढ़े हो, जिसमें क्या था, जिंक जो छड़ थी वो किसमें डूबी थी, जिंक सल्फाइड। ठीक है, जिंक की जो छड़ थी वो अपने लवण के विलयन में डूबी थी, जिंक सल्फाइड में, जिंक सल्फाइड में, जिंक सल्फेट में, ठीक है, जिंक जो है किसमें जुड़ा था, जिंक सल्फेट में डूबा था, और कॉपर किस में जुड़ा था, कॉपर सल्फेट में, अपने लवण के विलयन में डूबा था। तो जिंक जिंक सल्फेट में, कॉपर कॉपर सल्फेट में डूबा था। तो उसे डेनियल सेल में तो कैसे प्रदर्शित करेंगे इस अभिक्रिया को, तो देखें जिंक सॉलिड जो है जिंक आयन में, ठीक है, जिंक सॉलिड जो है जिंक आयन में, ये धातु है आपका, यह आपका वैद्युत अपघट है, इनके बीच में एक लाइन लिख दिए, यह कॉपर आयन जो है और यह कॉपर सॉलिड है। ठीक है, तो यह वैद्युत अपघट है और यह आपका धातु है, तो इनके बीच में एक लाइन खींच दी। दोनों जो है आपस में साल्ट ब्रिज से जुड़े थे, तो ये साल्ट ब्रिज का निशान लगा दिए, 2 ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, अब इसके ई सेल क्या लिखेंगे, ई सेल बराबर ई दायां माइनस ई बायां। ठीक, तो ई दायां जो है कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर हो गया, अब माइनस ई बायां जिंक आयन ऑब्लिक जिंक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डेनियल सेल को जो है आप कैसे ई सेल लिखेंगे, तो ये आपने तरीका देखा ई सेल का, और पीछे आपने देखा है ई सेल किसके लिए, कॉपर और सिल्वर के लिए कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखो कि इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव ई का मान कैसे निकालेंगे आप, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ई दायां माइनस ई बायां, 2 अर्ध सेल आपको चाहिए। ठीक है, किसी भी सेल अभिक्रिया बनने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 अर्ध सेल अभिक्रिया चाहिए, कैथोड और एनोड चाहिए। ठीक है, सिंगल जो है एकल इलेक्ट्रोड विभव को मापना संभव नहीं है। अगर आप सिंगल इलेक्ट्रोड विभव को आप नाप रहे हैं, कोई सिंगल इलेक्ट्रोड हो तो उसके विभव को मापना संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया होती है, और ये अभिक्रियाएं अलग अलग नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन यह दोनों अभिक्रियाएं क्या होती हैं, एक साथ होती हैं, इसके अलग अलग नहीं होती है। तो एकल इलेक्ट्रोड संभव नहीं है। तो एकल इलेक्ट्रोड विभव को मापना संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया होती है, और ये अभिक्रियाएं अलग अलग नहीं होती हैं, दोनों एक साथ होती हैं। अतः अकेले अर्ध सेल का विभव मापना असंभव है। अकेले अर्ध सेल का विभव क्या है, मापना असंभव है। ठीक है, इसे इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा जा सकता है। इस कार्य के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि
इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष जो है आप जो है माप सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव को, लेकिन इसके लिए आपको एक मानक लेना होगा। किसके सापेक्ष आप नाप रहे हैं उसको, तो एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे जो एक संदर्भ इलेक्ट्रोड होगा, उसी के सापेक्ष जो है अन्य धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव मापा जाएगा। ठीक है, जो मानक आप मानेंगे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, ठीक है, उसका जो है विभव क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव उसको शून्य मानेंगे। ठीक है, वह शून्य रहेगा। अब बाकी जिसको आप अलग से यूज करेंगे दूसरे अर्सेल के रूप में, एक तो आपका फिक्स हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, लेकिन दूसरा जिसका नापना है उसको बगल में आप लगाएंगे, तो इसका 0 हो गया और उसका जो वैल्यू होगा वो आपको वोल्टमीटर शो करेगा। ठीक है, और वह प्लस माइनस भी दिखाएगा कि माइनस में है कि प्लस में, उस तरह उसका साइन भी हो जाएगा और वैल्यू भी हो जाएगा। अब आप समझें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ध्यान से देखें फिगर। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कैसे नापेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ध्यान से देखें फिगर। तो फिगर में आप देख रहे हैं एक सोल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, जो क्या है 1 मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, इसमें 1 mHCl है, 1 mHCl विलयन लिया गया है, टेम्परेचर 298 केल्विन है। ठीक है, और देख रहे हैं आप हाइड्रोजन गैस है और दाब कितना है, 1 बार दाब है। हाइड्रोजन गैस इसमें डाला जा रहा है 1 बार दाब पे, और इसमें आप देखो ध्यान से, यहाँ पे सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम से लेपित प्लेटिनम पत्र है, सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम से लेपित प्लेटिनम पत्र है। ठीक है, और यहाँ देखें गैस निकल रही है। दिया आपका एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, देखें ध्यान से, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एक पात्र में 298 केल्विन पर 1 mHCl विलयन लिया जाता है। ठीक है, तो एक पात्र है आपका, इसमें जो विलयन लिया गया है 298 केल्विन पर 1 mHCl विलयन लिया गया है। विलयन में एक तार से, देखें विलयन में एक तार है, विलयन में एक तार से लगा प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डुबाया जाता है। तो विलयन में एक तार से लगा प्लेटिनम ब्लैक से लेपित, ठीक है, प्लेटिनम ब्लैक से लेपित है, यह कोटेड है, और यह प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डुबाया जाता है, विलयन में इसको डुबाते हैं। ठीक, शुद्ध हाइड्रोजन गैस को 1 बार दाब पर विलयन में प्रवाहित किया जाता है। तो आप देख रहे हैं शुद्ध हाइड्रोजन गैस को 1 बार दाब पर विलयन में प्रवाहित किया जा रहा है। ठीक, सभी तापमानों पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव E0 0 वोल्ट लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि सभी तापमानों पर SHE का मान विभव कितना आएगा, 0 वोल्ट लिया जाएगा। ठीक है, सभी तापमान पर SHE का विभव E0 कितना होगा, 0 वोल्ट लिया जाता है। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड या कैथोड के रूप में कार्य कर सकता है। ध्यान देने की बात है, मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है आपका, जो हाइड्रोजन का आप बनाए हैं, इसको आप इलेक्ट्रोड के जगह भी लगा सकते हैं, और इलेक्ट्रोड के जगह मतलब कैथोड के जगह भी लगा सकते हैं और एनोड की जगह भी लगा सकते हैं। अर्थात इसको किधर भी लगा सकते हैं, दाहिने भी लगा सकते हैं, बाएं भी लगा सकते हैं, कैथोड की जगह पर भी लगा सकते हैं और एनोड की जगह पर भी लगा सकते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड या कैथोड के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा इलेक्ट्रोड का स्वभाव कैसा है। ठीक है, तो जो दूसरा इलेक्ट्रोड है जिसको आप नापना चाह रहे हैं उसका स्वभाव कैसा है। अगर वो कैथोड होगा तो यह एनोड के रूप में आप लगाएंगे इसको, अगर वह एनोड के रूप में कार्य करेगा तो यह कैथोड के रूप में काम करेगा। तो यह डिपेंड करेगा कि जिसका आप इलेक्ट्रोड भी वो नापना चाह रहे हैं वो क्या है, उस आधार पर यह निर्धारित हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों रूप में यूज हो सकता है, कैथोड के रूप में भी और एनोड के रूप में भी। ठीक है, अब देखो यदि यह एनोड की तरह कार्य करे, आपका जो SHE है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो किस रूप में कार्य करे, एनोड की तरह कार्य करे, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण में। पीछे ही बताया गया आपको, कैथोड पर अपचयन और एनोड पर ऑक्सीकरण। तो आपका जो SHE है वो किस रूप में काम कर रहा है, एनोड के रूप में काम कर रहा है। तो अगर ये एनोड के रूप में काम करेगा तो इस पर कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, देखें हाइड्रोजन गैस जो आपको डाला गया एक बार दाब पे, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन बनेगा 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हो हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन आयन में चेंज हो रहा है।
और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, अर्थात हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, तो एनोड की तरह कार्य कर रहा है। अगर यह कैथोड की तरह कार्य करता है, अगर यह आपका H जो है वो किस रूप में काम करे, कैथोड की तरह काम करे, तब कौन सी क्रिया होगी, अपचयन अर्धव क्रिया होगी। तो अपचयन अर्धव क्रिया होगी तो तब कैसे होगा, तो यह जो 2H+ है वह इस तरह होगा, 2H+ इक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और हाइड्रोजन गैस। तो यह कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है, अपचयन अभिक्रिया है। यह कब होगा, जब आपका H किस रूप में काम करे, कैथोड की तरह काम करे। अगर आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, अगर वह कैथोड की तरह कार्य करेगा तो उस पर अपचयन अर्ध अभिक्रिया होगी। अगर वह एनोड की तरफ कार्य करेगा तो उस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप दोनों तरह यूज कर सकते हैं, कैथोड की तरह भी और एनोड की तरह भी। यह डिपेंड करता है कि जिसका नापना है वो कैसा है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया कि इसमें विलयन भरे रहते हैं 298 कैलोरी पर, 1 MnHCl विलयन लिया जाता है। ठीक है, इसमें विलयन में एक तार डुबोते हैं। तार कैसा होता है, प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है, इसको डुबाया जाता है। शुद्ध हाइड्रोजन गैस इसमें एक बार दाब पर प्रवाहित करते हैं। सभी तापमानों पर H का विभव कितना दिया जाता है, E0 का मान कितना होता है, सभी तापमान पर 0 वोल्ट लिया जाता है। कितना लिया जाता है, सभी तापमानों पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव E0 कितना लिया जाता है, 0 वोल्ट लिया जाता है। चलिए आगे देखें, परिपाटी के अनुसार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नामक अर्ध सेल को निम्न प्रकार लिखते हैं। ठीक है, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको कैसे लिखेंगे, उसमें प्लेटिनम लेपित ब्लैक था, तो प्लेटिनम सॉलिड ऑब्लिक हाइड्रोजन गैस ऑब्लिक हाइड्रोजन एक्वस। ठीक है, तो यह जो है परिपाटी के अनुसार जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नामक अर्ध सेल को कैसे लिखेंगे, प्लेटिनम सॉलिड ऑब्लिक हाइड्रोजन गैस ऑब्लिक हाइड्रोजन एक्वस, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब जो है आपको एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मिल चुका है। अब इसी के सापेक्ष आप दूसरे धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तब ध्यान से देखें। तब मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन, इसके लिए आपको एक H मिल चुका है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको मिल चुका है। ठीक है, जिस पर एक बार दाब पे हाइड्रोजन गैस जो है इसमें भरा जाता है और 1 MnHCl जो विलयन बना रहता है। ठीक है, 298 केल्विन पर हाइड्रोजन आयन का 1 मोलर विलयन है यह। ठीक, अब जो है जिसको नापना है, जैसे मान लीजिए जिंक छड़ का नापना है मानक इलेक्ट्रोड विभव, यह जिंक छड़ जो है, ठीक है, जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है, जिंक आयन जो है सोल्यूशन में 298 केल्विन पर जिंक आयन का 1 मोलर विलयन लिया गया है। तो अब देख लो, ध्यान दो, यहाँ पे इसका भी सोल्यूशन कितना है, 1 M है, वह 1 मोलर विलयन है, और इसका भी सोल्यूशन कैसा है, 1 मोलर विलयन है। ठीक है, तो जो मोलरता है वो 1 है, इकाई चल रही है, विलयन का जो सांता है वो इकाई ही है। ठीक है, तो ध्यान दें, जिंक की छड़ है। अब जो है इसको आपस में दोनों को आपस में वोल्ट मीटर से जोड़ दिया गया है। वोल्ट मीटर से जोड़ दिए। अब ये आपका प्लस है, कैथोड का काम करेगा, यह माइनस है, यह किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। ठीक है, यह विद्युत रासायनिक सेल है। ठीक है, माइनस है तो यह एनोड की तरह काम करेगा और यह प्लस है तो कैथोड की तरह काम करेगा। वोल्ट मीटर जोड़ दिए हैं। कैसे नापेंगे, चित्र में आप देख रहे हो, जिंक आयन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड का मापन, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन। ठीक है, विभव का मापन करना है। ध्यान दीजिए कैसे नापेंगे। तो चित्र में आपको जिंक आयन इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन यह दिखाया गया है। कैसे आप मापेंगे, देखें, किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़कर मापा जाता है। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रोड का आप मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको हाइड्रोजन का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसके साथ जोड़ते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़कर मापा जा सकता है। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड का क्या निकालना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1
1 एम जिंक सल्फेट के घोल में जिंक की एक पट्टिका डुबोकर, ठीक है, यह जिंक की एक पट्टिका है, डुबोकर रखी जाती है, ठीक है, तथा इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाता है। इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जब आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्रिएट होगा। इस प्रकार सेल विद्युत वाहक बल 0.76 वोल्ट प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना आएगा, 0.76 वोल्ट प्राप्त होता है। सेल विद्युत वाहक बल का मान कितना दिखाता है वोल्टमीटर, 0.76 वोल्ट प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब कॉपर इलेक्ट्रोड को, जैसे यहाँ जिंक छड़ डुबाया गया है, अगर इसको कॉपर छड़ इसमें डुबाया जाए, कॉपर सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन हो, ठीक है, तो जब कॉपर इलेक्ट्रोड को 1 एम कॉपर सल्फेट बिलेर में डुबाया जाता है तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जुड़ा जाता है, तब सेल का विद्युत वाहक बल 0.34 वोल्ट आता है। तो जब आप कॉपर को कॉपर सल्फेट में डुबो कर देखेंगे, वोल्टमीटर का मान कितना आएगा, 0.34 वोल्ट आएगा। लेकिन जब जिंक छड़ को जिंक सल्फेट में डुबो कर देखेंगे तो 0.76 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो यह मान बता रहा है। और फिर इसकी दिशा, इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह, ठीक है, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो आप, ठीक है, तो देखें चिन्ह कैसे, तो जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आपने देखा कि किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़कर मापा जा सकता है। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए 1 एम जिंक सल्फेट के घोल में जिंक का एक पट्टिका डुबोकर रखी जाती है तथा इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार सेल विद्युत वाहक बल का मान कितना आता है, 0.76 वोल्ट प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब कॉपर सल्फेट को 1 एम कॉपर सल्फेट विलयन में, कॉपर इलेक्ट्रोड को 1 एम कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया जाता है तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जब जोड़ दिया जाता है तब सेल का विद्युत वाहक बल 0.34 वोल्ट होता है। अब इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह क्या होगा, ठीक है, तो मान निकल गया, उसको प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे जो वैल्यू आ रही है। तो अध्ययन जब आप करेंगे तो जो अध्ययनरत इलेक्ट्रोड है जिसको आपको यूज किए हैं, जिसका आप ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है, तो अध्ययनरत इलेक्ट्रोड और SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के जोड़ने से गैल्वेनिक सेल बनता है। अगर आप जोड़ देंगे तो कौन सा सेल तैयार हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल तैयार हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रोड की ध्रुवता को एक वोल्टमीटर की सहायता से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो ध्रुवता भी कैसे पता चलेगी, वोल्टमीटर से प्राप्त हो जाएगी कि वो प्लस में आ रहा है मान की माइनस में आ रहा है, ठीक है। यदि दिए गए इलेक्ट्रोड के धनात्मक इलेक्ट्रोड होने की स्थिति में, ठीक है, अगर वह प्लस में दिखा रहा है वैल्यू, तो इलेक्ट्रोड विभव को किस में लिखेंगे, धन चिन्ह उसके आगे लगा के लिखेंगे। और यदि वो ऋणात्मक दिखाएगा तो वैल्यू के आगे क्या लिखेंगे, माइनस चिन्ह लगा के देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए इसमें कॉपर, ठीक है, कॉपर का क्या होगा, तो कॉपर का जो 0.76 वोल्ट आया है वह होगा माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू आएगी। और जिंक का कितना होगा, प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है उसका चिन्ह भी देखते हैं। तो अध्ययनरत इलेक्ट्रोड और SHE के जोड़ने से गैल्वेनिक सेल बनता है। इसमें इलेक्ट्रोड की ध्रुवता को एक वोल्टमीटर की सहायता से ज्ञात किया जाता है। देखें, दिए गए इलेक्ट्रोड के धनात्मक इलेक्ट्रोड होने की स्थिति में इसके इलेक्ट्रोड विभव को धनात्मक चिन्ह दिया जाता है, और यदि यह ऋणात्मक हो तब उसे ऋणात्मक चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। अब आप देखो कॉपर को, ठीक है, पहले कॉपर को पढ़ेंगे, जिंक को इसके बाद में नीचे से पढ़ेंगे, और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, पहले कॉपर को यहाँ जोड़ लें। कॉपर को SHE से जोड़ने पर ध्रुवता ऋणात्मक होती है, ठीक है, जबकि जिंक को इस स्थिति में यह धनात्मक होती है, ठीक है। इसका मान परिमाण और चिन्ह के साथ निम्न होगा। जिंक के लिए सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, प्लस 0.34 वोल्ट। कॉपर के लिए सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका वोल्टमीटर दिखाएगा, प्लस वैल्यू में दिखा रहा है तो प्लस निशान लगाएंगे, माइनस में दिखा रहा है तो माइनस। तो जिंक का सेल का विद्युत वाहक कितना होगा, प्लस 0.34 वोल्ट होगा। कॉपर के लिए कितना होगा विद्युत वाहक बल, तो माइनस 0.76 वोल्ट होगा।
तो इस तरह से जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप लगा के किसी यूज करेंगे और किसी भी क्षण का जो है मानक इलेक्ट्रोड भी वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो है बुक से देखते हैं एनसीईआरटी से, उसमें दिया है ई सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, ई दायां माइनस ई बायां। ठीक है, तो जहां ई, ठीक है, ई सेल मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, तो ई सेल मानक विभव, सेल का क्या है मानक विभव है, और ई आर और ई एल यह क्या है दाहिनी और बाईं ओर की अर्ध सेलों का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, यह दाएं ओर का विभव है और यह बाएं ओर का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। चूंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव ई एल शून्य होता है, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव उसका, ठीक है, वो लेफ्ट साइड में है, उसका क्या होगा शून्य होगा। तो इलेक्ट्रोड विभव किधर लगाए हैं लेफ्ट साइड में लगाए हैं। ये फिगर में कहाँ लगाया गया था राइट साइड में लगाया गया है। अब आप इसको जो है बुक के हिसाब से इधर किधर लगा देंगे इधर लगा देंगे। ठीक है ना, मानक हाइड्रोजन लेफ्ट में लगा देंगे और इसको इधर लगा देंगे उस हिसाब से। ठीक है, तो ई लेफ्ट में अगर लगाए हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो ई एल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि उसका विभव शून्य होगा। ठीक, तो ई सेल जो प्राप्त होगा वही दायां साइड का प्राप्त होगा, अर्थात ई सेल जो होगा वह ई आर के बराबर होगा। ठीक है, तो जो सेल का विभव आएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव आएगा वह राइट वाले जो आप यूज किए हैं उसका इलेक्ट्रोड विभव बताएगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वाले का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किए हैं उसका 0 होता है। ठीक है, तो अगर डेनियल सेल का आप गणना करें, डेनियल सेल का कैसे निकालेंगे, डेनियल सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना देखें ध्यान से। तो डेनियल सेल का आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, तो बायां इलेक्ट्रोड, बाएं तरफ जो है जिंक रहता है जिंक सल्फेट में डूबा हुआ, दाएं तरफ जो है कॉपर होता है कॉपर सल्फेट में डूबा हुआ। ठीक है, तो आप देखो बायां इलेक्ट्रोड जिंक जो है जिंक सॉलिड जो है चेंज हो रहा है जिंक आयन में, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो है 1 मोलर सोल्यूशन है एक्वा सोल्यूशन या जिंक आयन है, और दाएं तरफ जो है कॉपर आयन एक्वा सोल्यूशन 1 मोलर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और यह हुआ कॉपर सॉलिड। तो यह आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया और यह आपकी अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, सेल का समग्र अभिक्रिया उपरोक्त अभिक्रिया का योग होती है। इन दोनों अभिक्रिया को ये अर्ध अभिक्रिया है ऐड करेंगे तो आपको क्या होगी ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा, समग्र अभिक्रिया मिलेगी, अर्थात जो है जिंक सॉलिड जो है जिंक सॉलिड और कॉपर आयन, ठीक है, चेंज होगा जिंक आयन और कॉपर सॉलिड में। ठीक है, जिंक सॉलिड जो है जिंक आयन में और कॉपर आयन जो है कॉपर सॉलिड में चेंज। ठीक है, तो अब आप देखो सेल का ईएमएफ क्या होगा, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है ई, ठीक है, राइट माइनस ई लेफ्ट, ई दायां माइनस ई बायां। ठीक है, तो ई सेल देखें आप ई राइट साइड में जो दाहिने तरफ है, तो दाहिने तरफ आपका कौन था कॉपर था। ठीक है, कॉपर था, तो कॉपर का विद्युत वाहक बल कितना होता है सेल का। ठीक है, कॉपर का ई राइट साइड और ई लेफ्ट साइड में ध्यान दें, तो यहाँ पे वैल्यू रख दिए, तो यह आपका जो है यह हो गया आपका जिंक का। ठीक है, राइट साइड में जो है आपका जो है यह रख दिए वैल्यू और ये इसका रख दिए आपका। ठीक है, कॉपर का, और ये दोनों वैल्यू आप रख दिए और यह माइनस माइनस प्लस हो गया, अब ऐड कर दिए तो ये हो गया ई सेल 1.10 वोल्ट। तो ई सेल निकल गया, डेनियल सेल का कितना आ गया 1.10 वोल्ट आ गया। ठीक है, ध्यान दें कभी कभी प्लेटिनम और स्वर्ण जैसी धातुएं अक्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो कभी कभी जो है प्लेटिनम और स्वर्ण जैसी धातुओं को भी अक्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग करते हैं। ये अभिक्रिया, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि वे अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती हैं, परंतु ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के लिए एवं इलेक्ट्रॉन के चालन के लिए अपने सतह प्रदान करती हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप जब प्लेटिनम और स्वर्ण जैसी धातुओं को अक्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करेंगे तो वह अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगी, लेकिन ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के लिए क्या करेंगी इलेक्ट्रॉन के चालन के लिए अपनी सतह प्रदान करती हैं। क्या करती हैं अपनी सतह प्रदान करती हैं। धन्यवाद।